हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर के ये टॉप 50 जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं, उसको हम लेकर आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा। रैपिड फायर की तरह ये सीरीज चलती रहेगी। इसमें हम लोग टॉप 200 क्वेश्चन पूरा एग्जाम तक करा देंगे और इसी में से आपका क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक या लिखित इकाई को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटी मौखिक बोला जाए तो ध्वनि होता है और सबसे छोटी लिखित बोला जाए तो वर्ण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, ठीक है, जबकि उस ध्वनि को लिखित रूप में अगर लिखा जाए तो उसको वर्ण कहा जाता है और वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होते हैं उसको वर्णमाला कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। तीनों कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 2। हिंदी वर्णमाला में क, ख, ग, घ, ङ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है और साथ ही क के साथ इसको भी जोड़ लीजिएगा, जिसमें कि ओ, आ और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। आप ध्यान रखेंगे कि कचट तब आप पढ़े होंगे, कचट तब। तो केटीएम 2 आप ध्यान रखिए। जो क वाला होगा वो कंठ हो जाएगा, च वाला क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, ट वाला म से हो जाएगा, मतलब मूर्धन्य हो जाएगा केटीएम, त वाला दंत हो जाएगा, ओ वाला ओष्ठ हो जाएगा, प वाला। इसको मैं डिटेल में हिंदी में भी लेक्चर लेने वाला हूँ, उससे आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उन्नति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इनमें से कौन सा संधि है? ये भी आप ध्यान देंगे। तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में हम इसको लेके चल रहे हैं ताकि इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सप्लेनेशन से भी, तो आप देखते चलेंगे। तो देखिए ये नेक्स्ट देखेंगे, उन्नति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उन्नति का आप ध्यान देंगे, उत प्लस नति, ये क्या हो जाता है? उन्नति। ये व्यंजन संधि है। अब देखिए, अगर हम देखेंगे कि यदि त और द लास्ट में है और ये जो है इसके बाद कोई पांचवा अक्षर, जैसे न हो गया, म हो गया, त थ द ध न, प फ ब भ म, तो जो लास्ट अक्षर आता है, अगर ऐसा आता है तो ये जो है वो त द अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे उत, ये त है और यहाँ पे क्या है? न है। तो उत और नति, तो क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? इसका विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति आप देख रहे हैं अव्ययी भाव समास है और एक विग्रह क्या होता है? शक्ति के अनुसार। मैं से इसको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे जिसका पहला पद प्रधान होता है और अव्यय हो, जैसे कि आप देखेंगे, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि उपसर्ग जिसमें पहला दिख जाए, यथा प्लस शक्ति, जैसे पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, जैसे यथा हो गया, प्रति हो गया, आ हो गया, भर हो गया, क्या है? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अग्नि का तद्भव रूप आग का तत्सम रूप क्या होगा? तो अग्नि का तद्भव आग है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। एज यूजुअल अगर आ गए, जैसे अग्नि हो गया, और संस्कृत के जो शब्द बदलकर हिंदी में है उसको क्या बोलते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे कि आग हो गया, तो अग्नि क्या है? तत्सम है और आग क्या है? तद्भव है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म त्रणी और त्रणी का सही अर्थ क्या है? तब देखिए, त्रणी मतलब होता है सूर्य और त्रणी मतलब होता है नाव। ठीक है, अब देखिए, छोटी ई का मात्रा यानी त्रणी का अर्थ होता है सूर्य, जबकि बड़ी ई का मात्रा में त्रणी का अर्थ होता है नौका। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी वर्णमाला में सौ, स और ह किस प्रकार के व्यंजन माने जाते हैं? तो उष्म या संघर्षी व्यंजन माने जाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु रगड़ खाकर जैसे कि गर्मी पैदा करती है, उष्म पैदा करती है, तो उष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, स और ह। ठीक है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध व्यंग्य नाटक अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी अक्सर रिपीट करता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अंधेर नगरी और भारत की जो दुर्दशा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। ध्यान रखेंगे। इसमें अंधेर नगरी चौपट राजा बहुत फेमस है। इनका अत्यंत प्रसिद्ध राजनीतिक व्यंग्य नाटक है, तो बहुत बार आप लोग यूज भी करते होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत महाकाव्य कादम्बरी और हर्षचरितम के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कादम्बरी के विश्व का पहला उपन्यास भी माना जाता है, जिसे बाणभट्ट ने पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है,
हिंदी काव्य शास्त्र में रसों के आधार पर अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है? तो मूल रूप से 9 रस हैं, ठीक है। अब भरत मुनि के अनुसार तो 8 ही है, परंतु बाद में शांत रस को जोड़कर यह संख्या 9 हो गई है। वर्तमान में आप देखेंगे तो वात्सल्य और भक्ति रस को मिलाकर टोटल 11 माने जाते हैं, लेकिन मूल रूप से अगर भाव पूछेगा स्थाई भाव तो 9 ही नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कनक कनक पे 100 गुनी माँ दकता अधिकाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अगर शब्द रिपीट करे बार बार आए कनक कनक, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यमक अलंकार हो जाएगा, बिना सोचे यमक कर दीजिए, ठीक है। जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ भिन्न हो, वो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। यहाँ पहले कनक अर्थ धतूरा है, दूसरे कनक अर्थ क्या होता है? सोना। तो इसमें दो वर्ड है कनक कनक, पहला है धतूरा, दूसरा है सोना। बट अगर वो ये रिपीट करता है और अर्थ अलग अलग हो तो क्या हो जाता है? यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो सब कुछ जानता हो और जो कुछ न जानता हो। तो सब कुछ जानने वाला को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। और जो कुछ न जानने वाला है वो क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। तो ये भी पूछ देता है, ठीक है। सर्वज्ञ मतलब सर्व प्लस ज्ञ, यानी सब जानने वाला। कम जानने वाला अल्पज्ञ भी बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमानी की दृष्टि से उज्ज्वल और कवयित्री का शब्द रूप क्या है? तो उज्ज्वल को दोनों जा आधे होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे उत प्लस ज्वल, और कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, न कि कवि पित्री। ये भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है ये तो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। दशानन और पीताम्बर शब्द किसके समास हैं? तो दशानन जो है वो बहुब्रीहि समास है और पीताम्बर भी बहुब्रीहि है। अब कैसे है इसको समझ लीजिए। जिसका दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पे संकेत करे वह बहुब्रीहि हो जाता है। जैसे अगर हम दशानन बोलते हैं तो दशानन से सीधा हम जाता है रावण की तरफ। पीताम्बर बोलते हैं तो पीताम्बर मतलब जाता है डिनोशन किस पे? श्री कृष्ण भगवान की तरफ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर हम तीसरे की ओर डिनोट करता है तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी भाषा को भारत के संविधान द्वारा किस लिपि में लिखने की मान्यता प्राप्त है? तो देवनागरी लिपि, और ये अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। वन में इसको राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, इसका उल्लेख है। और ये संविधान के भाग 17 में है। और देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। ब्रज भाषा में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर और साहित्य लहरी के रचनाकार। तो सूरसागर को अष्टचाप का जहाज और वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, सूरदास को। और यह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है। चिल्लाहट और घबराहट शब्द में किसका प्रत्यय है? तो आप देख रहे होंगे मूल शब्द को हटा दीजिए, चिल्लाना जैसे होना, घबराना, और बाद में क्या बनता है? आहट। तो आहट प्रत्यय है, यानी भाववाचक तद्धिक कृदंत। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं और अर्थ को बदल देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रत्यय। जैसे चिल्लाना प्लस आहट, चिल्लाहट। सपूत और अधमरा शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए इसमें जो मेन वर्ड है उसको हटा लेना है। जैसे पूत को हटा लीजिए तो आगे क्या बचा है? सौ। ये क्या हो गया? आपका उपसर्ग हो गया। अधमरा में मरा को हटाइए तो अध क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो मूल वर्ड को हटा लेना है, बाकी जो वर्ड है वही क्या हो जाएगा? आपको उपसर्ग हो जाएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ को बदल देते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। सौ का अर्थ होता है अच्छा और अध का अर्थ होता है आधा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसका विरोधी रस कौन माना जाता है? तो देखिए वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ये पूछता है। और विरोधी रस देखेंगे तो भयानक और करुण, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस का मुख्य लक्ष्य धर्म, दया और युद्ध होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को किस नाम से जाना जाता है? तो अयोग्यवाह के नाम से जाना जाता है। यह वर्ण देखेंगे पूरी तरह न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अयोग्यवाह। अंग का मतलब होता है अनुस्वार और अह का मतलब होता है विसर्ग। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आंख का तारा होना और गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, और गागर में सागर मतलब संक्षेप में गहरी बात कहना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कवि और विद्वान शब्दों का सही स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री और विद्वान का विदुषी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो क्वेश्चन मैंने इसमें लाया है सेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट भी करते हैं। तो लिंग परिवर्तन के नियम में परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी और नेता का नेत्री, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। उत्कर्ष और अनुराग शब्द का सही विलोम। तो उत्कर्ष आप सुने होंगे, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर उठना, तो अपकर्ष मतलब क्या? अवनति मतलब नीचे।
अनुराग का अर्थ है विराग। अब अनुराग का अर्थ प्रेम हो गया तो विराग का अर्थ क्या हो जाएगा, उदासीनता हो जाएगा, मतलब कि अपोजिट करना है हमको। नेक्स्ट है पवन और पावक का संधि विच्छेद। तो देखिए पवन का हो जाएगा पो प्लस अन, बट अगर पावक पूछ देगा तो क्या हो जाएगा पो प्लस अक। और ये अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि जानते होंगे, कोई अगर थ्री वर्ड आता है तो इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। अयादी संधि में यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो औ बन जाता है, जैसे पो प्लस अन पवन। औ के बाद आए तो आव बन जाता है, जैसे पो प्लस अक पावक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी व्याकरण में कारक के कुल कितने भेद हैं, तो आप पढ़े होंगे 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए से पढ़े हैं ना। तो संज्ञा सर्वनाम के वाक्य के अन्य पद विशेषकर क्रिया से जो संबंध बताते हैं उसको कारक बोला जाता है, जैसे कर्ता हो गया, कर्म हो गया, कर्ण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। कृषक जीवन के महाकाव्य कहे जाने वाले प्रसिद्ध उपन्यास गोदान और गबन के लेखक तो मुंशी प्रेमचंद है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट और कहानीकार के रूप में भी जाना जाता है। इनका मूल नाम धनपत राय था। गोदान इनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो 1936 में आया माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है और इसके रचयिता कौन है, तो आदिकाल, वीरगाथा काल, और इसके रचयिता जो है वो चंद्रप्रदायी हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन है, ठीक है। और इस ग्रंथ को पूरा करने का कार्य इनके पुत्र कलहण ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी, इसको भी ध्यान रखें, कन्फ्यूजन नहीं होना है इससे। देखिए एक बार कन्फ्यूजन में पूछा था, बहुत लड़कों ने गलती कर दिया था 14 सितंबर को, ठीक है। तो और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को अपनाया था राजभाषा के रूप में, और 1953 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस तब से मनाया जाने लगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है तरणि तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाये पंक्ति में कौन सा नकार है। तो मैंने बताया था कि अगर वर्ण की उत्पत्ति बार बार होती है तो देख रहे हैं यहाँ पे उत्पत्ति होती है तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। इसे वृत्त्यानुपास है, ठीक है। पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दाता और अभिनेता शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या है, तो दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री और अभिनेता का क्या होता है, अभिनेत्री। जैसे जिन जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता होता है, स्त्रीलिंग में आते समय ता के स्थान पर त्री जोड़ दिया जाता है। जैसे अभिनेता है तो अभिनेत्री जोड़ दिया गया, दाता है तो दात्री जोड़ दिया गया। तो थोड़ा बहुत अगर ये जानेंगे तो अपने से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सूर्योदय और महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, आप ध्यान देंगे। तो सूर्योदय और महोत्सव, अ और आ के बाद उ या उ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ। तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय और महा प्लस उत्सव महोत्सव, तो क्या संधि है, गुण संधि है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुण संधि का एक भी तरीका है, जान लीजिए। अगर एक मात्रा रहता है तो गुण संधि है, अगर ऊपर 2 मात्रा रहेगा तो वृद्धि संधि है। इसको इसको भी ध्यान रखेंगे तो इससे भी आप डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो मापा ना जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो जो मापा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय। जिसका उपमा ना हो क्या बोलते हैं, अनुपम। जिसकी आशा ना की गई है उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। जो रास्ता दिखाने वाला उसको मार्गदर्शक। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल फुल टॉस एजुकेशन पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से लेकर रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, उसके लेखक कौन है। तो प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। इसके लेखक जो है लाला श्रीनिवास दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास स्वीकार किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कपटी मित्र और बहुत दिनों बाद दिखने के लिए सही मुहावरा क्या है, तो कपटी मित्र को बोलते हैं आस्तीन का सांप, और बहुत दिनों के बाद मतलब ईद का चांद होना। तो बहुत इजी था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। नेक्स्ट है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कारक कौन सा है, देखिए। तो अगर अलग होने का सेंस है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसमें भी से आया है, से ठीक है। बट अगर बोले कि उससे अलग होने के सेंस में है तो आपादान करेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से, उसमें भी से है, बट अलग होने के सेंस में क्या करना है, आपादान करना है। अब निकलती है गंगा नदी हिमालय से, ये क्या है, पंचमी में आएगा, ठीक है। जहाँ संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप में किसी वस्तु का स्थान से अलग होने या डरने या तुलना करने का भाव प्रकट हो, वहाँ आपादान कारक पंचमी विभक्ति आएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खग कुल कुल सा बोल रहा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखिए
कुल का अर्थ पक्षियों का समूह होता है, जबकि दूसरे और तीसरे कुल का अर्थ होता है पक्षियों को चहकने का अर्थ है। तो कुल 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 इनमें सबका अलग अलग अर्थ है। ठीक है, सब समान है पर अर्थ क्या है, अलग है। तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। 12 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक रचनाओं के आधार पर नाम दिया था। इसी काल को डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने चारण काल और राहुल संकीर्त्यान ने सिद्ध सामंत काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये है श्री कृष्ण ने अनेकों नाम हैं और श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इसमें तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि श्री कृष्ण के अनेक नाम सही हो जाएंगे। अनेक शब्द स्वयं में ही एक बहुवचन है, इसलिए अनेकों शब्द का प्रयोग ऐसे ही गलत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सच्चिदानंद का और वागीश शब्द का संधि विच्छेद। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले संधि विच्छेद बताया था 5वां वर्ड में ट्रांसफर करने का। देखिए, सच्चिदानंद में सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, ऐसे वागीश में वाक प्लस ईश, दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें समझ भी लीजिए। अगर जैसे देख लीजिए, वाक प्लस ईश में पहला वर्ण क है, ठीक है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल जाता है। अगर ये क क्या है, ग में बदल जाता है। वाक प्लस ईश, तब क्या हो गया, ग किसमें बदल, क किसमें बदल गया, तो ग में बदल गया, तो वागीश हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्पत्ति या बनावट के आधार पर लंबोदर और जलद शब्द के। तो लंबोदर देखिए, लंबा है उधर। अगर हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द है, मेल से उसका वर्ड बना है और सामान्य अर्थ छोड़कर किसी तीसरे पे मतलब ये प्रसिद्ध होते हैं, तो रूढ़ बोले जाते हैं, रूढ़ प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे कि देखिए, हमने अभी देखा लंबोदर, तो क्या है, लंबा है जिसका उधर, जिसे गणेश भगवान, तो तीसरे पे डिनोट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, योग रूढ़। जलज, जलज मतलब क्या होता है, कमल, किस पे चला गया, तीसरे पे, क्या हो जाएगा, योग रूढ़। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्पर्श व्यंजन है? तो टोटल 25 होते हैं। आप कचट तब पढ़े होंगे, क च ट त और प, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ये 5-5 करके 25 हो जाते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ होते हैं। आप ध्यान रखें, केटीएम 2, इससे चाहें तो डिनोट कर सकते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, हालत और जज्बात बयां करने वाली प्रसिद्ध काव्य कृति मधुशाला और मधु कलश के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की हिंदी साहित्य को हलावाद का प्रवर्तक माना जाता है। 1935 में इन्होंने मधुशाला, इनकी कृति सबसे लोकप्रिय बनी थी, जो सूफीवाद की भावना से प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस किस बोली में है? तो ध्यान रखेंगे, अवधी बोली में है, बहुत फेमस है। और ये 1574 ईस्वी में, जैसे विक्रम संवत 1616 में अयोध्या में शुरू की गई थी रामचरितमानस की रचना। यह अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जो दोहा चौपाई शैली में रचित है। सूरदास ने इसका प्रयोग किया था ब्रज भाषा में, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी छंद शास्त्र के अनुसार चौपाई किस प्रकार का छंद है और इसमें कितने चरण हैं? तो सम मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से आकाश के 3 सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, तो व्योम, नभ और गगन, ये पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। इनके अन्य में पूछा जाए तो अंबर, शून्य, अंतरिक्ष, अनंत, ये भी हैं। तो पर्यायवाची शब्द भंडार के शब्द पर, जिससे पर्यायवाची शब्द भाषा के शब्द भंडार को समृद्ध करते हैं, ये सब वर्ड, इसको ध्यान रखिए क्योंकि बार बार पूछ देता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदी व्याकरण में पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन में कितने भेद हैं? तो 3 होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, हम हैं, खुद को। मध्यम पुरुष सुनने वाला, जो सुन रहा है, तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कर रहा हो, जैसे थर्ड पर्सन, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के उपनाम से प्रसिद्ध कवयित्री, तो महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की मीरा बोला जाता है। छायावध के महादेवी जो वर्मा है, छायावध के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इनकी कविता जो है, वीरा और वेदना को गहरी भावना होने के कारण आधुनिक युग का मीरा कहा जाता था। इन्हें यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, यशोदा और मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का यश प्लस दा, ऐसा प्लस दा, और मनोरथ का मन प्लस रथ, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए, विसर्ग संधि से पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए, या र ल व हो, विसर्ग में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। अब एक क्वेश्चन है 49, इसको ध्यान से देखिएगा, अष्टध्यायी और पंचवटी में कौन सा समास है? तो अष्टध्यायी और पंचवटी, देखिए, अगर पहला संख्यावाचक है, सीधे द्विगु पे जाइए। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और पूरे समूह समाहार का बोध कराए, द्विगु समास है। अष्टध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन।
रैपिड फायर सीरीज का हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के श्रेष्ठ निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 हुआ था। चिंतामणि आचार्य शुक्ल का सबसे प्रसिद्ध विचारात्मक और मनोवैज्ञानिक निबंध संग्रह है। ठीक है, पूर्व में इसका नाम विचार विधि रखा गया था। इसमें क्रोध, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति जैसे बेहतरीन जो निबंध है वो शामिल हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हो? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। आपके एग्जाम तक हम लोग साथ रहेंगे तो पूरा हिंदी कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।